जय हिंद दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी का सेल चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। कोशिका का खोज न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो केंद्रक ही कोशिका को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोजोम। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम में डीएनए होता है। इसी क्रोमोजोम में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और इसी के अंदर जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो इसी जीन के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है वो कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये जो बीच का भाग है वो ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये बीच का भाग जो है वो न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस से जब हम बाहर निकालते हैं तो ये हम देखते हैं क्या है? क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम का खोज किसने किया था? तो वोबरी नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोजोम का खोज किया था। क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोजोम होते हैं हमारे अंदर। जोड़ी में पूछ दे तो 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है। इसी क्रोमोजोम में आनुवांशिक गुण पाया जाता है। इसी क्रोमोजोम के अंदर आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए का खोज किसने किया था? तो कार्लसवर्ग ने डीएनए का खोज किया था। डीएनए का खोज कार्लसवर्ग ने किया था। डीएनए का नाम किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का नाम दिया था। डीएनए का नाम वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए में जीन पाया जाता है। इसी डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और इस जीन का खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। जीन का खोज जोहानसन ने किया था। ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम होता है। अभी हमने बताया था। अगर इस क्रोमोजोम को खींचा जाए तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। और इसी डीएनए के अंदर ये जो हिस्सा है वो जीन का है। ये क्या हो गया? जीन। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। जीन का नामकरण किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। जीन को खोजा किसने था? तो जीन को खोजा था जोहानसन ने। नाम कौन दिया था? नामकरण कौन किया था? तो वाटसन ने किया था। अब है कोशिका। कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक जो छोटे जीवों में पाया जाता है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक जो बड़े जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक ये अविकसित कोशिका होते हैं जबकि जो यूकैरियोटिक होता है ये विकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाता है? तो जैसे प्रोटोजोआ जीवाणु बैक्टीरिया ये सब प्रोकैरियोटिक में आता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है? तो इसमें जंतु और पादप ये दोनों आते हैं। यूकैरियोटिक में जंतु और पादप दोनों आते हैं। जंतु की कोशिका में सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली होता है। जंतु की कोशिका में सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली होता है और ये कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है। लेकिन पादप में एक एक्स्ट्रा झिल्ली होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति ये दोनों पादप में पाया जाता है। जंतु में केवल कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति ये किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। पेड़ का जो छाल है वो किसका होता है? सेलुलोज ही होता है। हम लोग जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा सकते। हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते लेकिन जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो सेलुलोज को आराम से पचा लेते हैं जबकि हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते। ग्लूकोज की तुलना में सेलुलोज 6000 गुना ज़्यादा ऊर्जा देता है। ग्लूकोज की तुलना में जो सेलुलोज होता है वो 6000 गुना ज़्यादा ऊर्जा देता है। हम लोग किसको पचा सकते हैं? तो ग्लूकोज को हम लोग पचा सकते हैं जबकि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं तो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। जंतु परपोषी होते हैं जबकि पादप जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि हम अपना भोजन खुद न बनाकर
किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बनाए। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हाँ, मिट्टी से मिनरल्स और जल ले लेते हैं, और सूरज से प्रकाश ले लेते हैं। इस सिस्टम को लेकर वो अपना भोजन तैयार करते हैं जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं ये क्रिया क्या है। तो पादप में प्लास्टिड यानी लवक पाया जाता है। पादप में लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है। हाँ, और ये प्लास्टिड जो होती है ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन को संग्रह करके रखने का काम करता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फलों में रंग प्रदान करने का काम करता है। इसी प्रकार मानव में रंग प्रदान कौन करता है। तो मेलानिन के कारण मानव का रंग आता है। जैसे अगर कोई ज़्यादा काला है तो यानी उसके अंदर मेलानिन की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर कोई गोरा है तो उसमें मेलानिन की कमी है। ठीक है, तो मानव में रंग प्रदान करता है मेलानिन। टमाटर में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है। तो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो बीटानून के कारण होता है। बीटानून के कारण फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग बीटानून के कारण, फलों का पीला रंग हाँ जेंथोफिल के कारण। अब आता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए किसका बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आरएनए क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होता है। एडमिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। एडमिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। एडमिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वाइनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वहीं आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होता है। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होता है। एडमिन, यूरेसिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। यानी थाइमिन के जगह यूरेसिन ऐड कर दिए तो आरएनए बन गया, यूरेसिन के जगह थाइमिन ऐड कर दिए तो डीएनए बन गया। क्लियर है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। अब हमारे अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो हमारे अंदर मुख्य रूप से डीएनए होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो है उनमें मुख्य रूप से आरएनए मौजूद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से दोबारा डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन ये 3 टाइप से होते हैं। एक असूत्री विभाजन जिसको अमाइटोसिस कहते हैं, दूसरा समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहते हैं, और तीसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं। तो असूत्री विभाजन किसमें होता है। तो यह विभाजन प्रोकैरियोटिक में होता है, जैसे जीवाणु में, विषाणु में, सूक्ष्म जीव में आदि में। इनमें क्या होता है असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन काफ़ी तेज होता है, फोटोकार्बन की तरह ये बहुत तेजी से विभाजित होता है। जबकि समसूत्री विभाजन जो होता है सारे शरीर जो होते हैं सारे शरीर में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर कहीं अगर कट फट जाता है, टूट फूट जाता है, तो उस कोशिका का क्षतिपूर्ति कैसे होता है। तो इसी समसूत्री विभाजन के कारण होता है। ठीक है, हमारा पूरा शरीर लगभग 99% हिस्सा जो है हमारा समसूत्री विभाजन से होता है।
लेकिन अर्धसूत्री का काम क्या है? तो अर्धसूत्री यह विभाजन केवल जनन के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन तो जनन के समय। क्या हमारे शरीर में असूत्री विभाजन होता है? तो नहीं, हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन और जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे मेल और फीमेल, तो मेल हो या फीमेल दोनों में क्रोमोजोम की संख्या सेम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो मेल से आधा क्रोमोजोम यानी 23 क्रोमोजोम मेल से आता है और 23 क्रोमोजोम फीमेल से आता है, दोनों मिलकर 46 बनता है। तो जो बच्चा बनता है इसमें भी 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो मेल में XY क्रोमोजोम होता है, फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है। जब ये Y और X जब मिलता है, Y और X जब मिलता है तो क्या बनता है? लड़का बनता है। और जब X और X मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है। Y क्रोमोजोम और X क्रोमोजोम मिलता है तो लड़का बनता है, और जब X क्रोमोजोम और X क्रोमोजोम मिलता है तो लड़की बनता है। तो इसी पे क्वेश्चंस आता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोजोम पे होता है? तो पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है, ना कि महिला के क्रोमोजोम पर आधारित होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोजोम पर आधारित होता है? तो पुरुष के क्रोमोजोम पर आधारित होता है। अब है सिंड्रोम। सिंड्रोम एक प्रकार का बीमारी होता है, जैसे क्रोमोजोम का बढ़ जाना या घट जाना सिंड्रोम के कारण होता है, इसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोजोम में होने वाली अनियमितता को ही सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। जैसे अगर क्रोमोजोम का संख्या 45 हो जाए तो ये सिंड्रोम है, क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाए तो सिंड्रोम है। चलिए, तो देखिए, जब क्रोमोजोम की संख्या 45 होता है तो इसे हम लोग टर्नम सिंड्रोम कहते हैं। टर्नम सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या 45 होता है और ये केवल महिलाओं में होता है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होता है, जो पुरुष में यानी मेल में होता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोजोम की संख्या 47 होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो टर्नम सिंड्रोम ये फीमेल में होता है, इसके कारण महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। टर्नम सिंड्रोम के कारण महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुष में होता है, जिसके कारण पुरुष में नपुंसकता देखने को मिलती है। क्लीफेल्टर सिंड्रोम के कारण पुरुष में नपुंसकता देखने को मिलती है। अगला है डाउन सिंड्रोम, तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, जिसमें क्या होता है? होठ, जीभ ये मोटा हो जाता है। उसके बाद पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम भी मेल और फीमेल में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मंद बुद्धि होता है। और इसी डाउन सिंड्रोम में ऊपर का जो होठ होता है वो क्या होता है? कटा हुआ होता है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।